हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोग को टेंशन मेंबर पहले पढ़ा दिया है, तो वेल्डिंग में बाद में पढ़ा रहा हूं, तो इसे आप देख के वो पुराना लेक्चर टेंशन मेंबर का आप देख लीजिएगा, तो एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाएंगे। इसका कुछ रीज़न था, इसलिए मैं लेट पढ़ा रहा हूँ इसको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे पढ़ाना वो भी पहले था, ये भी। इसके बाद मैं सीधे कंप्रेशन मेंबर पे आ जाऊंगा और जल्द ही आप लोगों की स्टील मैं ख़त्म करने वाला हूं। तो आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। तो आइए, मैं आज वेल्डिंग की बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वेल्डिंग, ये देखिए कोई दो मेंबर हैं, तो हम इसे जोड़ना है, तो हम इसे रिवेट से ना जोड़कर हम इसे वेल्डिंग से जोड़ेंगे। तो हम इसे किनारे पर वेल्डिंग कर देते हैं। तो आइए इसके जानते हैं, इसके कुछ लाभ हैं। तो एडवांटेज ऑफ वेल्ड जॉइंट, वेल्डिंग प्रोसेस में कम टाइम लगता है। ये बात तो सही है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। उसमें रिवेट है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसके होल वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसके मशीन से दूसरे भाग को प्रेस करना पड़ता है, तो इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रिवेटिंग के कंपैरिजन में वेल्डिंग में शोर प्रोड्यूस होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, वेल्ड जॉइंट अन्य जॉइंट के कंपैरिजन में रिजिड होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वेल्ड जॉइंट की इफ़िशियंसी हाई होती है। वेल्डिंग जॉइंट की हमारी एफिशिएंसी भी हाई होती है रिवेट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इकोनॉमिकल होता है और मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। जॉइंट कम हैवी होता है, इसका जॉइंट जो है वो कम हैवी होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो आइए देख लेते हैं ये भी। ये जो मैं डिसएडवांटेज आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर में मैक्सिमम पूछता है दोनों के बारे में, कि आप इसके वेल्डिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। तो वहाँ पे आप लोगों को लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप लेक्चर 2 बार देखिए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। वेल्डिंग से आप लोग परिचित हैं, आपने देखा भी होगा अपने आसपास, तो इसे रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारे डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, हानियाँ क्या क्या हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस के लिए वेल ट्रेंड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेल ट्रेंड वर्कर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मेंबर्स में क्रैक्स पड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा हमारा पॉइंट है, वेल्डिंग के टाइम हाई अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसके कारण मेंबर में डिफॉर्मेशन हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, रिवेट के कंपैरिजन में वेल्ड जॉइंट जल्दी फेल हो जाता है। ये तो पता ही होगा, वेल्डिंग जॉइंट वैसे भी जल्दी फेल कर जाएगा। रिवेट हमारा है तो ये थोड़ा मजबूत होता है, जानते हैं। ये रिवेट अगर हम लगा देंगे तो इसकी कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा ही मजबूत होगा। ये प्रैक्टिकली बात है, आप इसे फील कर सकते हैं। उसके बाद ये भी 2 तरीके का होता है, एक तो लैप जॉइंट होता है, एक होता है बट जॉइंट। फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड, जैसे हमारा उसमें होता था लैप जॉइंट बट जॉइंट, वैसे इसमें भी होता है। देखिए इस तरीके से कुछ जोड़ा जाता है तो हम इसे बोलते हैं लैप जॉइंट, और ऐसे कुछ जोड़ा जाता है तो जैसे देखिए यहाँ पर हम एक मेंबर लेते हैं, ऐसे ले लिए हैं, उसके बाद इसके ऊपर कोई प्लेट रख के हम इसके किनारे किनारे वेल्डिंग कर दें, तब ये हो गया बट जॉइंट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रांसफर जोन है, ट्रांसफर जोन, तो ये इसके सामने वाले भाग को, जो इस तरफ भाग है, ये जो भाग है इसको हम ट्रांसफर जोन कहते हैं। और ये जो किनारे किनारे जहाँ जहाँ वेल्डिंग की गई है, ये देखिए, इसे हम साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं, साइड मतलब साइड जोन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है इक्वल फिलेट वेल्ड, मतलब जिस फिलेट वेल्ड में दोनों लेग की वैल्यू इक्वल होती है उसे इक्वल फिलेट वेल्ड कहते हैं। अनइक्वल तो भाई जैसे उसमें सेक्शन अलग अलग होते थे, उसी तरीके से में वेल्ड जो है अलग अलग हैं। अनइक्वल फिलेट वेल्ड, जिस फिलेट वेल्ड में दोनों लेग की वैल्यू अलग अलग हो तो उसे अनइक्वल फिलेट वेल्ड कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, साइज ऑफ वेल्ड की मैं बात करता हूँ। फिलेट के दोनों लेग में क्या लिखा है यहाँ पर, फिलेट के वेल्ड के दोनों लेग में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होती है उसे साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो हम साइज कितनी मिनिमम साइज रखें हमारे प्लेट की थिकनेस के हिसाब से, कि हम उसे कितना मतलब कितनी वेल्डिंग करें। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसा कि दिया है, अगर प्लेट की थिकनेस 10 mm तक हो तो 3 mm तक मोटाई तक हम उसे वेल्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मेंबर है, इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, तो यहाँ पर
हम इसकी वेल्डिंग जो है 3 mm तक करेंगे, 7 mm तक वेल्डिंग हम नहीं करेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है कि अगर 10 mm तक थिकनेस हो तो हम यहाँ पर 5 mm तक करते हैं। अगर 20 से 32 mm तक हो, यहाँ पर 20 से 32 mm तक हो तो 6 mm वेल्डिंग करते हैं। और 32 mm से 50 mm तक हो, 50 mm या उसके बराबर तक हो तो हम 10 mm तक वेल्डिंग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते तो हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की। अब तो अगर कोई स्क्वायर फेस है, अगर किसी स्क्वायर फेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी मिनिमम साइज़ जो रखी जाती है, तो जो इसकी प्लेट की मोटाई है, जैसे कोई प्लेट है तो इसकी जो मोटाई होगी इसमें हम 1.5 mm घटा देंगे तो हम इतनी थिकनेस को रखते हैं, अगर स्क्वायर सेक्शन की बात मैं करूँ तो। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर राउंड फेस है, अगर कोई राउंड फेस है तो यहाँ पर इसकी थिकनेस का 3/4 भाग सॉरी 3/4 भाग हम इसकी वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बात करने वाला हूँ एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड की। तो जितने लेंथ में, यहाँ पर कहा है जितने लेंथ में वेल्डिंग करनी होती है उस लेंथ को वेल्डिंग की एक्चुअल लेंथ कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तो देखिए यहाँ पर वेल्ड के दौरान वेल्ड की इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट तक कुछ लेंथ पर वेल्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है, अतः वह लेंथ लोड को मतलब अच्छा बियर नहीं कर पाएगी, उसमें लोड आएगा तो वो भाग तो बियर नहीं कर पाता है। अर्थात वेल्ड की जितनी लेंथ स्ट्रेंथ ज्ञात करने में कंसीडर की जाती है उस लेंथ को वेल्ड की इफ़ेक्टिव लेंथ कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पर कुछ फिगर है, क्योंकि जब वेल्डिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल जो है हर जगह तक पहुँच जाए, तो कुछ ना कुछ भाग उसका छूट जाता है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हम किसी चीज़ की मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर वो भाग छूट गया तो वहाँ पर तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जो हमारा मेंबर है अगर कमज़ोर पड़ गया तो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, जिस चीज़ के लिए हम बनाए हैं, जिस पर्पज़ के लिए। अगर हम वहाँ लगाए, पता चला वो फेल कर जाए तो हमें बनाने से, इसकी वेल्डिंग करने से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोने की बात की गई है, इफ़ेक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ, उसके बाद फिर एस इंटू यानी वेल्डिंग की साइज इंटू नंबर ऑफ इंट्स। तो यहाँ पर देखिए इफ़ेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने वेल्डिंग में, ये देखिए इफ़ेक्टिव लेंथ निकालने के लिए जो ये एल वेल्डिंग की लंबाई है, ये लंबाई है टोटल। उसके बाद फिर यहाँ पर वेल्ड की गई लंबाई है -2s कर यहाँ हम इसका मान निकाल लेंगे।